दिल्ली के सटे गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे एक साईं बाबा का फेमस मंदिर होता है। बात कर रहा हूँ मैं 25 मार्च की सुबह करीब 10 बजे के आसपास। दरअसल इस साईं बाबा के मंदिर में एक लाल स्कूटी पर एक लड़का और लड़की पहुंचते हैं। जब दोनों मंदिर परिसर में एंट्री करते हैं और अंदर जितने भी श्रद्धालु जन होते हैं, जब उनकी नज़र उस लड़की की तरफ जाती है तो सब के सब उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वह लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत थी। दोनों पूजा करने के लिए जाते हैं और करीब 10 मिनट के बाद जैसे ही पूजा करके बाहर निकलते हैं, पूरा मंदिर परिसर गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। गोलियां चलने की आवाज जब वहां के मौजूद लोग सुनते हैं और उनकी नजरें जब उस तरफ जाती हैं, तो वो देखते हैं कि वहां पर दो डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। दरअसल मरने वाला कोई और नहीं होता है, वह लड़की और लड़का होते हैं, जो मात्र 10 मिनट पहले ही इस मंदिर में एंट्री किए थे। लोग जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखते हैं, तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। लेकिन यह केस पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो डिपार्टमेंट का जो उच्च अधिकारी होता है, वह पूरी टीम को 25,000 रुपये की राशि प्रदान करता है इनाम के तौर पर। मैं कुलदीप आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद, और इसी गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे एक साईं बाबा का मंदिर होता है। जब इस घटना को अंजाम दिया जाता है, पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पहुंच जाती है और सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक किया जाता है। तो मालूम चलता है कि दोनों के शरीर में 3-3 गोलियां मारी गई हैं। पुलिस जब घटनास्थल का मुआयना करती है तो वहां पर पुलिस को 9 mm की कुछ खोखे मिल बरामद होते हैं। पुलिस जब इस पूरी वारदात के बारे में यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कुछ लोग बताते हैं कि साहब, यह दोनों लड़का लड़की एक लाल स्कूटी पर मंदिर में आए थे। एक लाल स्कूटी से मंदिर में आए थे, वह लाल स्कूटी जो है बाहर ही खड़ी है। पुलिस जब उन दोनों की डेड बॉडी के बारे में वहां के लोगों से पूछताछ करती है तो कोई व्यक्ति उनका शिनाख्त नहीं कर पाता है। अब पुलिस इन दोनों के बारे में पता लगाने के लिए स्कूटी का जो नंबर होता है उसको आरटीओ से पता करती है कि यह स्कूटी किसके नाम पर है। तो मालूम चलता है कि मरने वाली जो लड़की होती है, जिसका नाम प्रीति कुमारी होता है, प्रीति जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, इसी गाजियाबाद की विजय विहार की रहने वाली होती है। प्रीति के पिता का नाम प्रमोद कुमार होता है। पुलिस तुरंत इस बात की जानकारी प्रीति के पिता प्रमोद कुमार को देती है। इधर प्रमोद कुमार को जैसे ही मालूम चलता है, उसके पूरे परिवार उस घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और जैसे अपनी बच्ची को मृत अवस्था में देखते हैं, सब के सब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। लेकिन प्रमोद जब घटनास्थल पर पहुंचता है तो उस लड़के को भी वह पहचान लेता है। प्रमोद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इस लड़के का नाम जो है सुरेंद्र चौहान है। सुरेंद्र चौहान, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास, जो कि प्रताप विहार का रहने वाला होता है। सुरेंद्र कुमार के पिता का नाम खुशहाल सिंह होता है। जैसे ही प्रमोद सुरेश की शिनाख्त कर लेता है, पुलिस तुरंत ही इस बात की जानकारी सुरेश के पिता खुशहाल सिंह को देती है। घटनास्थल पर सुरेश के पिता अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं। पुलिस सबसे पहले इन दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर प्रमोद के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले प्रमोद से पूछताछ करती है कि तुम्हें किस पर शक है, तो तुम्हारी बेटी की हत्या कौन कर सकता है। इस पर प्रमोद जो है वह कहता है कि मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। अब जो पुलिस होती है, अपराधियों तक पहुंचने के लिए वह सबसे पहले मंदिर परिसर में जाती है। मंदिर परिसर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं उनको जाकर खंगालती है, तो मालूम चलता है कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वहां पर 8 कैमरे लगे होते हैं, लेकिन सारे के सारे खराब होते हैं। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अपराधियों तक कैसे पहुंचा जाए। पुलिस जब इस बारे में सुरेंद्र के पिता खुशहाल सिंह से पूछताछ करती है, खुशहाल सिंह पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला है जिसका नाम कल्पना है। दरअसल मेरे बेटे की इसी प्रताप विहार में एक शीशे की दुकान है। दुकान करने के लिए कल्पना से उसने 1 लाख रुपए कर्जा लिया था, लेकिन वह पैसे नहीं वापस कर पाया। करीब 3 दिन पहले कल्पना मेरे घर पर आई थी पैसे मांगने के लिए। जब उसे पैसे नहीं मिले तो वह मेरे बेटे को तरह तरह की धमकियां देकर गई है। खुशहाल सिंह जब सारी यह बात पुलिस को बताता है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मात्र 1 लाख रुपए के लिए कल्पना 2 लोगों की हत्या कैसे करवा सकती है। दरअसल जिस गोली से दोनों की हत्या की गई थी, यह गोली 9 mm के पिस्टल से चलाई हुई थी। यह जो पिस्टल होती है, पुलिस डिपार्टमेंट में इसे इस्तेमाल की जाती है। पुलिस प्रमोद कुमार से कहते हैं कि अपराधी जो कोई भी है उसका पुलिस से कोई ना कोई संबंध जरूर है। पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए सुरेंद्र और प्रीति के मोबाइल का नंबर कॉल डिटेल निकलवाती है, लेकिन उस डिटेल में कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पर पुलिस को कोई
शक जाए। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, अपराधी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। फिर पुलिस फिर से प्रमोद को थाने में बुलाती है और प्रमोद से कहती है कि अपने दिमाग पर जोर डालिए, आखिरकार तुम्हारी बेटी की हत्या कौन कर सकता है। तब जाकर प्रमोद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं दावे से के साथ तो नहीं कह सकता, पर मेरा एक दूर का रिश्तेदार है जिसका नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार, जिसकी उम्र लगभग 50 साल की है, जो कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में एएसआई है। प्रमोद पुलिस वालों से कहता है कि सर, राकेश अक्सर मेरे घर पर आया जाया करता था, लेकिन जब से मेरी बेटी की हत्या हुई है वह एक बार भी नहीं आया है। हालांकि मैंने इसके बारे में उसे बताया भी है। प्रमोद जैसे ही राकेश का नाम लेता है, पुलिस को ना जाने क्यों राकेश के ऊपर शक हो जाता है। पुलिस पुलिस सोचती है कि दोनों की जो हत्या की गई है वह एक ही बंदूक से की गई है, जिसमें 9 mm की गोली डली हुई थी। इधर जो राकेश होता है वह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पुलिस में होता है। इसी शक के आधार पर पुलिस जब 28 मार्च को राकेश से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन पुलिस अब राकेश के घर जब पहुंचती है तो मालूम चलता है कि राकेश अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है, जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद राकेश ने ही दोनों की हत्या की है और राकेश को इस हत्या के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी। इसलिए पुलिस अब राकेश के बारे में पता लगाने के लिए अपने खबरी को काम पर लगा देती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 30 मार्च को एक खबरी थाने पहुंच जाता है और राकेश का जो लोकेशन होता है वह बता देता है। पुलिस को जैसे ही राकेश का जो लोकेशन मिलता है, पुलिस 30 मार्च को उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और वहां से राकेश को अपनी कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर राकेश कुमार से प्रीति और सुरेंद्र की हत्या के बारे में शक्ति से पूछताछ की जाती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार राकेश अपनी सच्चाई कबूल लेता है। लेकिन राकेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद प्रीति के पिता प्रमोद कुमार को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। प्रमोद के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बेटियां और होती हैं, जिसमें जो उसकी सबसे बड़ी बेटी होती है जिसका नाम सीमा होता है, और जो दूसरी बेटी होती है उसका नाम प्रीति होता है, और सबसे छोटी जो बेटी होती है उसका नाम रेखा होता है। प्रमोद सीमा की शादी कर चुका था। प्रीति जो है एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, और जो सबसे छोटी वाली बेटी होती है वह उसी इलाके में एक इलाके का जो स्कूल होता है उसमें पढ़ाई करती है। लेकिन प्रमोद जब अपनी बड़ी बेटी की शादी करता है, ठीक है, उसके 2 साल बाद अपनी दूसरी बेटी की शादी करने के लिए जगह जगह पर स्त्री की तलाश करता है। लेकिन जहाँ पर भी शादी के लिए बात चलती है, प्रीति शादी से इनकार कर देती है। इधर प्रीति की जो बहन होती है उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद से प्रीति अक्सर अपनी बहन के घर आना जाना शुरू कर देती है। बराबर जब अपनी बहन के यहाँ पर आया जाया करती थी, वहीं पर एक दिन प्रीति की मुलाकात राकेश से होती है। यह जो राकेश है वह कोई और नहीं बल्कि प्रीति के ही जीजा का बहनोई होता है। राकेश जो है ऑलरेडी से ही शादीशुदा होता है, बल्कि उसके बच्चे भी होते हैं। राकेश जो उत्तर प्रदेश के पिलखुआ का रहने वाला होता है, उसका पूरा परिवार अपने पैतृक गांव में ही रहता है, और राकेश जो है दिल्ली में रहकर अपनी नौकरी करता है। राकेश और प्रीति की जब पहली बार मुलाकात होती है, राकेश जो है पहली बार जब प्रीति की खूबसूरती को देखता है, पहले ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद से राकेश प्रीति का नंबर ले लेता है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, आखिरकार प्रीति और राकेश के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, क्योंकि राकेश की उम्र जो है प्रीति की उम्र से डबल होती है। उसके बावजूद भी प्रीति राकेश को पसंद करती है, क्योंकि राकेश जब प्रीति से मिलने के लिए जाया करता था, उसकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करता था। साथ ही साथ उनके परिवार वालों को कई बार पैसे देकर उनकी मदद करता है। उसके परिवार वालों को इतने काफी पैसे देकर उन्हें कर्जे में डुबो देता है कि प्रीति के पिता प्रमोद चाहकर भी उस पैसे को वापस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से राकेश अब प्रीति के घर पर आना जाना शुरू कर देता है। राकेश जब भी प्रीति के घर जाता है, उसे अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है, और फिर बाहर जाने के बाद दोनों अपनी हसरतें पूरी कर लेते हैं। यह सिलसिला लगभग 5 सालों से चल रहा था। तभी 5 सालों के बाद एक दिन प्रीति के जीवन में सुरेंद्र कुमार की एंट्री हो जाती है। सुरेंद्र के पिता खुशहाल सिंह जो हैं उत्तराखंड प्रदेश के रहने वाले होते हैं। सुरेंद्र सिंह के भी 4 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 बेटा होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। अपने बड़े बेटे और 2 बेटियों की शादी कर चुका था। करीब करीब 2 साल पहले सुरेंद्र दिल्ली के इसी प्रताप बिहार में आता है और यहीं पर वह एक शीशे की दुकान कर लेता है। दुकान जब चल पड़ती है तो उसके बाद सुरेंद्र जो होता है वह अपने माता पिता को अपने पास बुला लेता है। इधर सुरेंद्र और प्रीति के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि सुरेंद्र जो है प्रीति से 6 साल छोटा होता है। उसके बावजूद प्रीति भी सुरेंद्र से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है,
क्योंकि प्रीति के पास भी अपनी एक मजबूरी होती है। प्रीति कैसे भी करके राकेश से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। सुरेंद्र और प्रीति के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, शादी करने का जब फैसला कर लेते हैं, उसके बाद प्रीति राकेश कुमार का फोन उठाना बंद कर देती है। लेकिन राकेश जब प्रीति को बार बार फोन करने लगता है तो प्रीति अपना नंबर बदल लेती है। इधर राकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार प्रीति उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी। राकेश को कभी मालूम नहीं चलता है कि सुरेंद्र के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है और दोनों शादी करने वाले हैं। 24 मार्च को राकेश की नाइट ड्यूटी होती है। 25 मार्च को सुबह सुबह राकेश अपने दोस्त मिंटू के शर्मा के घर जाता है, जो शहादरा का रहने वाला है, और मिंटू के साथ उसकी सेंट्रो कार लेकर प्रीति के घर पहुंच जाता है। लेकिन जब प्रीति के घर पहुंचता है तो मालूम चलता है कि प्रीति अपने घर से निकल चुकी है। इसलिए अब राकेश प्रीति के बारे में पता लगाने के लिए जब वहां से निकलता है तो उसे मालूम चलता है कि प्रीति साईं बाबा के मंदिर गई है। राकेश साईं बाबा के मंदिर पर पहुंच जाता है। इधर सुरेश और प्रीति जैसे ही पूजा करके बाहर निकलते हैं, प्रीति की नजर राकेश के ऊपर पड़ जाती है। जैसे ही राकेश कुमार की तरफ वह देखती है, राकेश उसे अपनी तरफ आने का इशारा करता है, लेकिन प्रीति उसे इग्नोर कर देती है। इसलिए राकेश प्रीति के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे जबरदस्ती खींचने लगता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही प्रीति का हाथ पकड़ता है, गुस्से में आकर प्रीति अपना हाथ छुड़ा लेती है। पर प्रीति जैसे ही अपना हाथ छुड़ा लेती है, राकेश इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपने पास से उस हथियार को निकालता है और प्रीति के ऊपर एक के बाद एक 3 गोलियां चला देता है। इधर जो गोलियां चलते हुए जब सुरेंद्र देखता है तो उसे बचाने के लिए जब आज जाता है तो राकेश उसके ऊपर भी एक के बाद एक करके 3 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से प्रीति और सुरेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से राकेश वहां से भागकर जो थोड़ी दूर पर उसके दोस्त की गाड़ी खड़ी होती है वह उसमें जाकर बैठ जाता है और वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद से राकेश पुलिस से बचने के लिए 5 दिन तक अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर छुप कर रहता है। पर जैसे ही 5 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार जो खबरी होता है उसका लोकेशन पुलिस को दे देता है। वाकई में राकेश जब पुलिस को पूरी कहानी सुनाता है, पुलिस राकेश को और उसके जो दोस्त पिंटू होता है उसको कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इनके ऊपर गंभीर धारा के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर करके बताइए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, आप लोगों को सचेत करना है ताकि आप लोग भी सावधान रहें। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।